हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग ए डाउट नॉट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख। यानी कि जो आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे पिछली क्लास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके आलेख किस तरीके से होते हैं तथा उसके अलावा इनके n π/2 प्लस माइनस थीटा में क्या मान होते हैं, इनके क्या सूत्र होते हैं, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ग्राफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, उनसे ग्राफ नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उन सभी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। सभी फलनों के ग्राफ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या किया था हमने, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा उनके विभिन्न चतुर्थांशों में कैसे चिन्ह होते हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। उसके अलावा मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर भी थोड़े से बताए थे। ठीक है, अब वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रांत और परिसर से ही हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस तरीके का एक प्रश्न किया था। ठीक है, मैंने वहां पे आपको बताया था कि जैसे हम 10वीं क्लास तक त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त करते थे, वैसे ही अब हम उनको रेडियन के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, 11वीं कक्षा से आप लोग अब त्रिकोणमितीय फलनों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को रेडियन के पदों में व्यक्त करोगे। ठीक है, अच्छा अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न में क्या दे रखा है, साइन ए बराबर है -4/5 के। साइन ए का मान मुझे दे रखा है -4/5। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अच्छा, उसके अलावा और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे दे रखा है कि ए जो है वो मेरा पाई से 3π/2 के बीच में, अर्थात ए मेरा कैसा है, ये देखो पाई से 3π/2 के बीच में। अब पाई 3π/2 कहां पर आते हैं, देखो इस तरीके का हमने निर्देशांक अक्ष बनाया था, जहां पे मैंने बताया था ये मूलबिंदु होता है, यहां पर क्या होता है π/2 होता है, यहां पर 0 होता है, यहां पर आपका 3π/2 होता है, यहां पर आपका 2π होता है। सर यहाँ पर 0 नहीं होता, यहाँ पर आपका 2π होता है। ठीक है, 0 नहीं होता है, यहाँ पर होता है आपका पाई, 0 आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, 0 यहाँ पर होता है, π/2 यहाँ पर होता है, पाई यहाँ पर होता है, फिर 3π/2 यहाँ पर होता है, 2π यहाँ पर होता है, फिर 2π के बाद में प्लस में π/2 जोड़ देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे पास में चतुर्थांश। ठीक है, अच्छा हमें एक क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है पाई से 3π/2 के बीच में। ए का मान मुझे पाई से 3π/2 के बीच में दे रखा है। तो देखो कहाँ पे होगा मेरा ए, कहाँ पे होगा, पाई से 3π/2 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं ए होगा मेरे पास में, ए मेरे पास में यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ए मेरे पास में यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं मेरे पास में ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए ये मेरे पास कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये पहला चतुर्थांश। ये मेरे पास में कौन सा चतुर्थांश होता है, ये मेरे पास में होता है पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारे पास होता है पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश ये होता है हमारे पास में। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है, ये होता है हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका मतलब ए मेरा किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ए मेरा तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, कौन से में हो गया, तृतीय चतुर्थांश में, ए तृतीय चतुर्थांश में है, ए तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। यानी कि इसमें साइन थीटा जो होगा, यानी कि साइन ए जो होगा, थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर ए है, तो साइन ए भी ऋणात्मक होगा, कॉस ए भी ऋणात्मक होगा, कोसेक ए भी ऋणात्मक होगा, और उसके अलावा सेक ए भी ऋणात्मक होगा, तथा टेन ए और जो कॉट ए है वो मेरे पास में धनात्मक होंगे, वो मेरे पास में कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, अब देखो साइन ए का मान मुझे दे रखा है, साइन ए बराबर मुझे दे रखा है -4/5। ठीक है,
अब देखो हम एक संक्रिय जानते हैं, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए वाली, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अच्छा, यहां से यदि मैं कॉस स्क्वायर ए का मान निकालूं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के। यहां से यदि मैं साइन ए का मान रख दूं तो 1 माइनस में साइन ए का मान क्या दे रखा है? माइनस के 4/5, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/5 का वर्ग। तो यहां से बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस 4/5 का वर्ग 16/25, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16/25, यहां से हमारे पास आ जाएगा 9/25। ये मेरे पास में क्या आ गया है? ये मेरे पास आ चुका है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मान मेरे पास आ गया 9/25। यहां से यदि मैं कॉस ए का मान निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का अंडर रूट 9/25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस में 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, 25 का 5, तो ये आ गया प्लस माइनस 3/5। अब एक किसमें है? तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में कॉस ए कैसा होता है? ऋणात्मक। कॉस ए ऋणात्मक होता है, तो यहां से मेरे पास में कॉस ए बराबर आ जाएगा माइनस का 3/5। कॉस ए मेरे पास में माइनस का 3/5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। साइन ए क्या है मेरे पास में? माइनस का 4/5। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका मान। इसका मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे में क्या है? हर में देखिए, हर में क्या है? सेक ए माइनस में टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, ये हमें निकालना है, ठीक है। साइन और कॉस के मान तो हमने निकाल दिए। अब देखो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन ए। अब साइन ए का मान क्या निकाला हमने? साइन ए का मान आया हमारे पास में माइनस का 4/5, तो कॉसेक ये क्या हो जाएगा? 1 बटे में माइनस का 4/5। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 5 बटे में 4, ये हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो कॉसेक ए का मान तो ये आ गया मेरे पास में। सेम इसी तरीके से कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए। कॉट क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है, ठीक है। कॉस ए क्या है? माइनस का 3/5, साइन ए क्या है? माइनस का 4/5। माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से 5 भी कट गया, क्या आ गया? 3/4 आ गया। सेम इसी तरीके से यदि मैं सेक ए निकालूं तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 बटे में माइनस का 3/5, इसका मतलब माइनस का 5/3, ठीक है। इसी तरीके से टेन ए निकाल लेते हैं, तो टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए। साइन ए का मान माइनस के 4/5, कॉस ए का मान माइनस का 3/5, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, क्या बच गया? 4/3 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखो कॉस का मान पता लग गया, कॉट का मान पता लग गया, सेक का मान पता लग गया, टेन का मान पता लग गया। तो इन सभी मानों को जो हमें ज्ञात करना है उसमें रख देते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कॉसेक ए, इसका मतलब माइनस का 5/4, प्लस में कॉट ए प्लस का 3/4 बटे में सेक ए मतलब माइनस का 5/3, माइनस का टेन है तो माइनस का 4/3, ये मेरे पास में हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अंश में क्या लघुत्तम आ रहा है? अंश में लघुत्तम आ रहा है 4, तो 4 मेरे पास में लघुत्तम आ गया। यहाँ पे हो गया माइनस का 5 प्लस में 3 बटे में, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर में लघुत्तम आ जाएगा 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस के 5 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे में 4 बटे में माइनस का 5 माइनस का 4 तो माइनस का 9, माइनस के 9/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 1/2, आगे सरल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस गया तो ये आ गया 1 बटा में 2 गुणा 3, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या आ गया? 1 बटा में 6। इसका मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे सेक ए माइनस टेन ए जो हमसे पूछा गया था उसका मान क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। जल्दी से यस या नो लिख के बता दीजिए कि समझ में आ गया है तो मैं आगे चलूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी लिख के बताइए मुझे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आ गया होगा, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 6 हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अब इनके व्युत्क्रम यानी कि टेन का प्रतिलोम, टेन का व्युत्क्रम कॉट है, प्रतिलोम नहीं व्युत्क्रम, तो टेन एक्स का व्युत्क्रम कॉट एक्स, कॉस एक्स का व्युत्क्रम, कॉस एक्स का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक एक्स, और साइन एक्स का व्युत्क्रम कॉसेक एक्स। ठीक है, ये मेरे पास में 6 होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रांत लिखता हूँ इनके, और यहाँ पर मैं इनके परिसर लिखता हूँ। ठीक है, एक बार हम के वैसे देख लेते हैं, बस उसके बाद में फिर हम ग्राफ की सहायता से इनको और बड़े तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो साइन एक्स का प्रांत क्या होता है? साइन एक्स का प्रांत होता है पूरा की पूरा आर, परिसर होता है इसका -1 से 1 तक। ठीक है, अर्थात इसके अंदर -1 से 1 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, कॉसेक एक्स है, कॉस एक्स है, इसका भी प्रांत आर होता है और परिसर -1 से 1 होता है। ठीक है, टेन एक्स है, टेन एक्स का प्रांत जो होता है वो आर नहीं होता, आर में से कुछ घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि देखो टेन एक्स के बराबर क्या होता है? साइन एक्स बटे में कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कॉस एक्स जो है वो 2n+1 गुणा π/2 पर क्या है, यानी कि π/2 के विषम गुणांकों पर 0 के बराबर होता है। और जब मैंने आपको फलन पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि यदि मेरा p/q के रूप में कोई फलन है यानी परिमेय फलन है, तो उस केस में जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो cos x बराबर 0 r के जिन जिन मानों पर उठता है वो मुझे r में से घटाने होंगे, उनके लिए हमारा tan परिभाषित होगा। तो r माइनस में क्या हो जाएगा? 2n प्लस में 1 गुणा π/2, ये मेरे पास में हो जाएगा tan x का प्रांत। ठीक है, परिसर क्या होता है? परिसर पूरा की पूरा आर होता है tan x के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से cot x की बात करते हैं। तो cot x क्या होता है? cos x बटे में sin x, ये होता है। ठीक है, cot x बराबर होता है cos x बटे में sin x। नाउ अब देखो इसके लिए फलन कहाँ पर परिभाषित नहीं होगा? जहाँ पर sin x 0 के बराबर होगा। अब sin x 0 कहाँ पर होता है? n पाई पर होता है, पाई के n गुणज पर होता है। ठीक है, तो r माइनस में क्या हो जाएगा इसका प्रांत? n माइनस, r माइनस में n पाई हो जाएगा। ठीक है, परिसर क्या होता है इसका? परिसर होता है पूरा की पूरा r। ठीक है बच्चों, ना इसके बाद करते हैं sec x की। sec x क्या होता है? 1 बटा में cos x होता है। अच्छा, जहाँ पर cos x 0 के बराबर होगा वहाँ पर sec x परिभाषित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस में 2n+1 गुणा में π/2, ये हो जाएगा हमारे पास में sec x का प्रांत। परिसर क्या होगा? परिसर मेरे पास हो जाएगा -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, या फिर मैं इसको दूसरे रूप में लिखूं तो r माइनस में -1 से 1। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों रूप में मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, ये होता है मेरे पास में sec x का परिसर। cosec x की बात करें तो cosec x क्या होता है? 1 बटे में sin x, इसका मतलब sin x जहां जहां पर 0 होगा वहां पर cosec x मेरा परिभाषित नहीं होगा, तो इसका मतलब cos x का प्रांत हो जाएगा r माइनस में n पाई। क्योंकि मैंने आपको फलन में प्रांत की परिभाषा बताई थी कि प्रांत वो x के मान होते हैं जहां पर हमारा फलन परिभाषित होता है, तो मुझे cosec x के वे मान लेने होंगे, x के वो मान लेने होंगे जिस पर cosec x परिभाषित होगा, तो वो मान हो जाएंगे r माइनस में n पाई। ठीक है, परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा इसका -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज अच्छी तरीके से पिछली क्लास में समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्विज पर। अब हम क्विज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विज पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन पेपर ले लीजिए जल्दी से, क्विज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक है? चतुर्थांश में देखिए कौन से चतुर्थांश में कौन आ रहा है, उसी से आपको पता लग जाएगा। कौन से चतुर्थांश में कौन सा आ रहा है, यदि आपने वो देख लिया तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, टाइम आपका फिनिश हो रहा है, 30 सेकंड का समय मिलता है आपको प्रश्न हल करने के लिए।
टाइम आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको फलन का परिसर बताना है। फलनों के बीजगणित का यहां पर उपयोग करिए। टाइम आपका फिनिश होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या बताना है, तीसरे चतुर्थांश में से कौन सा धनात्मक होता है। कौन धनात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में, कौन होता है तीसरे चतुर्थांश में, आंसर आ जाएगा तुरंत। इसके लिए तो भाई टाइम कम ही है, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है इसके लिए। सॉल्व करने वाला तो 1 सेकंड में कर देगा, ऐसे कर भी दिया होगा बहुत से बच्चों ने सॉल्व। आपका टाइम होता है फिनिश, स्टॉप। रुक जाइए बच्चों, रुक जाइए, रुक जाइए। अब पेन पेपर को एक तरफ लिख दीजिए, रख दीजिए पेन पेपर को। अब हम देखने वाले हैं इनके आंसर क्या है, इनके उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक है, ये हमें बताना है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, साइन 240 डिग्री। सबसे पहले तो मैं वो बना लेता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है आपके पास में 270 डिग्री, यहाँ पर हो जाता है फिर से 360 डिग्री, ये होता है आपके पास में। ठीक है, 240 डिग्री देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश हो गया, तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसे होता है, ऋणात्मक। तो धनात्मक है क्या, नहीं, तो पहला वाला तो कट हो गया। दूसरे में देखो कॉस 330 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, 270 से 360 के बीच आएगा ना 330। चौथे में कॉस कैसा होता है, धनात्मक। तो इसका, और हमें क्या पूछा था, धनात्मक ही पूछा था, तो बी विकल्प मेरा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन है tan 315 डिग्री। 315 डिग्री कहाँ पे आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। चौथे में tan कैसा होता है, ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को देखिए, चौथे ऑप्शन क्या है, सेक 170 डिग्री। 170 डिग्री मतलब द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो सेक भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमें क्या पूछा गया, धनात्मक, तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या बताना है मुझे, 5 + 4 cos x, इसका मुझे परिसर बताना है। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे बताओ cos x का परिसर क्या है। cos x का परिसर है -1 से 1, ये हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब cos x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, 4 cos x, तो मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक तरफ 4 का गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, <= यहाँ पे हो जाएगा 4 cos x, यहाँ पे हो जाएगा छोटा है या बराबर है 4 से। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 प्लस में दे रखा है, तो मैं प्रत्येक तरफ 5 जोड़ देता हूँ। तो हो जाएगा 5 - 4 <= 5 + 4 cos x <= 5 प्लस में 4, ये मेरे पास में हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो 5 - 4 क्या हो गया, 1 <= 5 + 4 cos x क्या हो गया आपके पास में, f(x), तो ये आपके पास में f(x) बन गया। <= 5 + 4 क्या हो गया, 9, इसका मतलब f(x) का जो मान है वो 1 से लेकर के 9 के बीच में। तो f(x) का परिसर क्या आ जाएगा, f(x) का परिसर हो जाएगा आपके पास में 1 से 9, 1 से 9 f(x) का परिसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को चलो, ये तो बिल्कुल इजी है। तीसरे चतुर्थांश में से कौन धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। साइन ऋणात्मक होता है, cos ऋणात्मक होता है, sec ऋणात्मक होता है, tan ही क्या होता है, धनात्मक होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख पर। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं साइन थीटा के बारे में, साइन एक्स के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, अब साइन एक्स को मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का प्रांत क्या होता है, साइन एक्स का प्रांत होता है पूरा की पूरा आर। इसका मतलब इसका आलेख जो होगा वो पूरे के पूरे आर में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसका परिसर क्या होता है, -1 से 1 में। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स का जो परिसर जो जाने वाला है, यानी कि जो मान जाने वाला है वो -1 से 1 के बीच में ही जाने वाला है, और कुछ मान हमारे पास में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो कुछ मान मैंने आपको बताए भी थे पिछली क्लास में, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसके अलावा
साइन 180 डिग्री का मैंने मान बताया था आपके लिए 0, साइन 270 डिग्री का मान मैंने आपके लिए बताया था -1, उसके बराबर, उसके बाद साइन 360 डिग्री का मान मैंने बताया था 0 के बराबर। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि साइन एक्स जो है वो 2 पाई के बाद में क्या करता है, अपने मानों को दोहरान करता है, रिपीट करता है, ठीक है। इसका मतलब साइन एक्स का जो आवर्त है, आवर्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स जो है वो हर 2 पाई के बाद में अपने मान को दोहराता रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आवर्त हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब प्रत्येक 2 पाई के बाद में जो ग्राफ आएगा वो पिछले वाले ग्राफ का क्या होगा, कॉपी होगा, पिछले वाले ग्राफ का एक कॉपी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है साइन एक्स के बारे में। अब इन्हीं सभी जानकारी के हिसाब से हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखते हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ आता है ना, वो एक नागिन की तरह आता है। जैसे नागिन चलती है ना, आप लोगों ने मूवी देखी होगी या सीरियल देखे होंगे, तो वहाँ पे आपने नागिन को चलते हुए देखा होगा, नागिन को चलते हुए देखा होगा, ठीक है। तो उसी तरह का ग्राफ होता है साइन एक्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, इस तरीके का ग्राफ होता है नागिन की तरह। देखो इस तरीके से चल रहा है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से चलता रहता है। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी है, ऋणात्मक एक्स में भी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मान अधिकतम कहाँ तक गया, 1 तक गया, न्यूनतम कहाँ पे तक गया, -1 तक गया, ठीक है। तो अधिकतम 1 तक जा रहा है, न्यूनतम -1 तक जा रहा है। 1 कहाँ पर हुआ, π/2 पर। यहाँ पे देखो 0 पे पाई हो गया, यहाँ पे देखो क्या है, 3π/2 है, ये है आपके पास में 3π/2। 3π/2 पे मान कितना हो चाहिए, तो -1, क्या है ये, -1 ही है, ठीक है। 2 पाई पर फिर से 0 हो गया। उसके बाद देखो 0 से 2 पाई में जो ग्राफ था, इतना जो ग्राफ था, इसी का सेम टू कॉपी यहाँ पर है, इसी का सेम टू कॉपी यहाँ पर है, इसी का सेम टू कॉपी यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, हमें केवल इतना ग्राफ समझना है, ठीक है। इतना ग्राफ हमारा होता है, फिर इसको दोबारा दोहराते रहो, इसी तरीके से दोहराते रहो। तो इस तरीके से नागिन तक की तरह का ये आपका ग्राफ बनता है साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो आई होप आप अब से ये चीज़ें नहीं भूलोगे, ठीक है। अब से आप लोग साइन एक्स का ग्राफ नहीं भूलोगे कि कैसा ग्राफ होता है, नागिन की तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। नागिन चलती है जिस तरीके से, उस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। सही बच्चों को समझ में आ गया साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है भाई। हमें केवल अभी इतना ही पढ़ना, ज़्यादा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। केवल आपको ग्राफ देखना है, तो ग्राफ आपका इस तरीके का होता है। उसके अलावा कुछ मान होते हैं विशेष, वो आपको मैंने ये मान बता दिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन एक्स का आवर्त होता है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद में वो अपने ग्राफ को दोहराता रहता है, मानों को दोहराता रहता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम अगले त्रिकोणमितीय फलन पर। अगला त्रिकोणमितीय फलन क्या है हमारे पास में, कॉस एक्स है, ठीक है। अब थोड़ी कॉस एक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स के बारे में चर्चा की, वैसे ही कॉस एक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो कॉस एक्स के भी हमने कुछ मान देखे थे, जैसे कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का हमने मान देखा था, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1 के बराबर। कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर। उसके बाद में कॉस 360 डिग्री, उसका मान होता है मेरे पास में 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 0 डिग्री पर 1 है, उसके बाद में 360 डिग्री पर ही 1 है। इसका मतलब प्रत्येक 360 डिग्री बाद ये अपने मान को दोहराता है, ठीक है। प्रत्येक 360 डिग्री के बाद में ये अपने मान को दोहराता है। इसका मतलब कॉस एक्स जो है वो प्रत्येक 2 पाई के बाद में अपने मान को दोहराता है। प्रत्येक 2 पाई के बाद में अपने मान को दोहराता है, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस एक्स का जो आवर्त होगा, आवर्त बराबर हो जाएगा इसका 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद में वो क्या कर रहा है, दोहरा रहा है अपने को, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जिन इसकी सहायता से हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, वैसे ही हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी क्या होता है, एक तरीके से नागिन वाला ही ग्राफ होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है, साइन एक्स वाली नागिन को हम थोड़ा पीछे सरका देते हैं, ठीक है। साइन एक्स वाली नागिन में क्या हो रहा था, साइन एक्स वाली नागिन में कुछ इस तरीके का बन रहा था, यहाँ पे 0 हो रहा था, फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर इस तरीके से,
फिर इस तरीके का बन रहा था साइन एक्स में। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने इतने भाग को मैंने आगे सरका दिया, इसका मतलब मूल बिंदु को मैं थोड़ा सा आगे सरका दिया। ठीक है, मूल बिंदु को मैंने थोड़ा सा आगे सरका दिया, पहले यहाँ पे था, अब मैंने यहाँ पे सरका दिया। यदि मैं मूल बिंदु को आगे सरका दूंगा थोड़ा सा साइन एक्स के ग्राफ में, तो वो मेरा ग्राफ बन जाएगा कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स का मेरे पास में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि cos x का जो प्रांत होता है वो पूरा की पूरा r होता है, इसका मतलब इसका ग्राफ पूरे के पूरे r में बनेगा। उसके अलावा परिसर क्या होता है इसका, -1 से 1, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में दोलन करेगा। ठीक है, ग्राफ से देख भी सकते हो आप, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, यहाँ पे क्या आया, -1 आया, उसके बाद फिर से 1, फिर से -1 और 1 के बीच में दोलन कर रहा है, और कहीं पे तो ये जा नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब cos x का जो परिसर है वो -1 से 1 के बीच में है, प्रांत पूरा की पूरा r है, सब कहीं पर भी जा पा रहा है तो पूरा की पूरा r है। ठीक है, परिसर हो जाएगा -1 से 1 में। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है, एक नागिन की तरह का ये भी ग्राफ होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वाला चीज भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, साइन एक्स और cos x के ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब चलते हैं हम tan x के ग्राफ पर। अब हम लोग tan x के ग्राफ पर चर्चा करते हैं। अगला त्रिकोणमितीय फलन है tan x। ठीक है, अब फिर से वही tan x का प्रांत मैंने आपको क्या बताया, tan x का प्रांत बताया मैंने r माइनस में 2n+1 गुणा में π/2, ये मैंने आपको tan x का प्रांत बताया है। परिसर होता है पूरा की पूरा r। ठीक है, इसका मतलब इसका मान पूरे की पूरे r में जाने वाला है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इसके बाद देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, कुछ जानकारी चाहिएगी, जैसे कुछ मान चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी साइन और कॉस के मान लिखे थे, ऐसे हमें इसके मान भी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले tan 0 का मान देखो, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इसका मतलब इन्फिनिटी, अनंत होता है। tan 180 डिग्री का मान कितना होता है, tan 180 डिग्री का मान होता है हमारे पास में 0। tan 270 डिग्री का मान क्या होता है, tan 270 डिग्री का मान होता है फिर से अनंत। ठीक है, अनंत माइनस अनंत कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी अनंत माइनस अनंत कुछ भी हो सकता है, ये भी अनंत और माइनस अनंत कुछ भी हो सकता है। यदि मैं 90 से थोड़ा पहले की बात कर रहा हूं तब तो अनंत लेना है, यदि मैं 90 के थोड़ा बाद चला जाऊंगा तो मुझे माइनस अनंत लेना होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से 270 से पहले थोड़ा सा लूंगा तो प्लस का अनंत होगा, बाद का लूंगा तो माइनस का अनंत हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला मान किस में आ जाएगा, मेरा चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में tan कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसलिए माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, उसके अलावा tan 360 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। उसके बाद यदि मैं tan 450 डिग्री की बात करूं तो फिर से वही अनंत और माइनस अनंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, तो देखो tan का मान कितने मान बार दोहरा रहा है, tan का जो मान है वो कितने मान बार दोहरा रहा है अपने आप को, 0 पर 0 था। उसके अलावा देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद में tan 270 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√3। ठीक है, इसका मतलब tan जो है वो प्रत्येक 180 डिग्री के बाद में अपने मान को दोहरा रहा है, प्रत्येक 180 डिग्री के बाद में वो अपने मान को दोहरा रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री के बाद में मान नहीं दोहराया जा रहा, यहाँ पर 180 डिग्री के बाद में मान दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखनी है कि tan जो है वो 180 डिग्री के बाद में अपने मान को दोहराता है, तो इसका मतलब आवर्त जो होगा वो tan का वो हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर में पाई भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो tan x का आवर्त होता है पाई, साइन और कॉस का आवर्त 2π, tan x का आवर्त पाई होता है। ठीक है, अब इन सभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ इसका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखो 0 पर क्या होता है, tan 0 होता है, उसके बाद π/2 पर अनंत, अब ये तो होता ही नहीं है भाई, तो यहाँ पर हमने छोड़ रखा है। -π/2 पर माइनस अनंत हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब π/2 से जस्ट थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो माइनस अनंत हो जाएगा, तो माइनस अनंत आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ होगा। यहाँ पे देखो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में पाई, ये आपके पास में पाई बन चुका है। ठीक है, पाई में आपके पास में ये ग्राफ आया था। अब अगले पाई में देखो यही ग्राफ है, उसके बाद अगले पाई में भी इस तरीके का ग्राफ होगा। तो देखो पाई के अंतराल में क्या कर रहा है, अपने ग्राफ को दोहरा रहा है। ठीक है, पाई के अंतराल में ये अपने ग्राफ को दोहरा रहा है, तो इसलिए tan x का आवर्त हो जाएगा पाई। ठीक है, tan x का आवर्त हो जाएगा पाई। यहाँ पे देखो मान कहाँ पे जा पा रहे हैं, π/2 पे कुछ मान आया, नहीं आया।
उसके बाद में देखो 3π/2 पर कुछ मान नहीं आया, यहाँ पे देखो -π/2 पर कुछ मान नहीं आया। इसका मतलब tan x का जो मान है वो π/2 के विषम गुणांकों पर नहीं आ रहा, एक π/2 पर नहीं आ रहा, 3π/2 पर नहीं आ रहा, -1π/2 पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो π/2 के विषम गुणांकों पर हमारे पास में tan x का मान प्राप्त नहीं हो रहा है, अनंत आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब π/2 पर ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो मान कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से चला, यहां से चलता आ रहा है, ऊपर भी अनंत तक गया है। ठीक है, तो माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक गया है, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक गया है। तो इसका परिसर क्या हो गया, परिसर हो गया r, प्रांत क्या हो गया r माइनस में 2n+1 गुणा π/2। ठीक है बच्चों, आपको tan x के प्रांत, जो भी मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलन बताए हैं, सबके प्रांत आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वे क्या सोचते हैं, उनको केवल ये ज्ञात होता है कि tan x का जो ग्राफ वो बनाते हैं -π/2 से π/2 के बीच में बनाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि tan x का जो प्रांत है वो -π/2 से π/2 के बीच में। नहीं बेटा, यदि आपको बोला जा रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच में प्रांत बताइए तो इसका प्रांत ये होगा, परंतु यदि आपसे बोला जा रहा है कि पूरे R में इसका प्रांत बताइए तो पूरे R में इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस में 2n+1 गुणा π/2। यदि पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आपका प्रांत पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस में 2n+1 गुणा π/2। ठीक है, तो इस तरीके का होता है हमारा tan x का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके का हमारा tan x का ग्राफ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को tan x का ग्राफ भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं cot x के ग्राफ पर, अगले त्रिकोणमितीय फलन cot x के ग्राफ पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, cot x का ग्राफ। अब देखो फिर से वही इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखते हैं, cot 0 डिग्री परिभाषित नहीं होता है, वो क्या होता है, अनंत होता है। अब वही बात है, 0 से आगे बात कर रहा हूं तो प्लस अनंत होगा, 0 से पीछे बात करूंगा तो माइनस अनंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से पीछे आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश में cot होता है ऋणात्मक, तो माइनस अनंत हो जाएगा। सेम इसी तरीके से cot 90 डिग्री क्या होता है, cot 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। cot 180 डिग्री क्या होता है, ये फिर से वही अपरिभाषित होता है, प्लस अनंत या माइनस अनंत होता है। 180 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो प्लस अनंत हो जाएगा, कम की बात कर रहा हूँ तो माइनस अनंत हो जाएगा, क्योंकि कम में द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में cot ऋणात्मक होता है तो माइनस अनंत हो जाएगा। थोड़े से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो थोड़े से ज़्यादा में वो तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में cot धनात्मक होता है तो प्लस का अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में cot 270 डिग्री की बात करते हैं तो cos 270 डिग्री बराबर होता है 0। cot 360 डिग्री की बात करूँ तो फिर से वही प्लस का अनंत और माइनस का अनंत होता है। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं cot 30 डिग्री की बात करूं तो cot 30 डिग्री बराबर होता है √3। उसके बाद cot 210 डिग्री की बात करूं तो उसका मान भी √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 180 डिग्री के बाद में cot ने भी अपने मान को क्या करा, दोहराया, cot ने अपने मान को दोहराया। ठीक है, प्रत्येक 180 डिग्री के बाद में cot अपने मान को दोहरा रहा है, तो इसका मतलब cot x का अभी आवर्त क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। cot x का आवर्त भी 180 डिग्री हो जाएगा, अर्थात पाई हो जाएगा। ठीक है, cot x का आवर्त भी हमारे पास में पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिए। ठीक है, लाइक बनाते रहो इस वीडियो के ऊपर। ठीक है बच्चों, अच्छा अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन सभी इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम लोग ग्राफ बनाते हैं cot x का। तो cot x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, cot x का जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं आप लोगों के लिए दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है बच्चों, इस तरीके का ग्राफ होता है आपका cot x का। ठीक है, अब यहां पे देखो 0 पे क्या है, 0 पे आपका माइनस का अनंत है। ठीक है, 0 पे जीरो पे अनंत पे है, यहाँ पे माइनस अनंत है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर पाई आया, पाई पे फिर से माइनस अनंत प्लस का अनंत हो गया। ठीक है, तो 0 पर और पाई पर क्या है, परिभाषित नहीं है। उसके बाद 2 पाई पर परिभाषित नहीं है, यहाँ पर माइनस पाई पर परिभाषित नहीं है। ये क्या है, माइनस का पाई है, यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ये 0 है, यहाँ पे परिभाषित नहीं है। ये पाई यहाँ पर परिभाषित नहीं है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर परिभाषित नहीं है। कोई मान आ रहा है क्या, मान नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है, ग्राफ हमारा टूटा हुआ है, तो इसका मतलब इन पर हमारा कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, इन पर हमारा कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब cot x जो है वो n पाई पर परिभाषित नहीं होता। ठीक है, तो ग्राफ से हमें पता लग रहा है cot x का प्रांत क्या है, cot x का प्रांत है r माइनस में n पाई, r माइनस में n पाई, पाई के गुणांकों पर यह परिभाषित नहीं होता। ठीक है, r माइनस में n पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रांत। परिसर की बात करें तो देखो ग्राफ में परिसर को देखो,
परिसर मतलब ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो देखो माइनस अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक जा रहा है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है, यानी कि सब जगह पर ये ग्राफ जा रहा है। तो इसका मतलब परिसर क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको लिखाया था, प्रांत लिखाया था आर माइनस वन पाई, परिसर लिखाया था मैंने आर। ठीक है, तो यही देखो ये ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉट एक्स का ग्राफ। प्रत्येक पाई बाई टू के बाद में देखो, सॉरी प्रत्येक पाई के बाद में देखो इसने अपने ग्राफ को क्या करा, दोहराया। इस तरह का ग्राफ बन रहा था, उसके बाद में इसने इस तरीके से दोहरा दिया। ठीक है, तो आपको केवल ये वाला पार्ट याद रखना है, उसके बाद तो पाई बाई टू के अंतराल में आपको उसको दोहराना है। अब देखो आप कुछ ध्यान दे रहे हो, तो हमने इसमें क्या किया, बेसिकली tan x के ग्राफ को ध्यान से देखिए। tan x का ग्राफ आपके पास में ये था। ठीक है, tan x का ग्राफ ये था। यदि मैं इस tan x के ग्राफ को पाई बाई टू इधर की तरफ सरका दूं, पाई बाई टू में इधर की तरफ सरका दूं, तो देखो ये किधर आ जाएगी, ये वाली लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन मेरे पास में ये हो जाएगी, ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। अब कॉट एक्स को ध्यान से देखो, इस तरीके की तो ग्राफ है ये। ठीक है, फर्क इतना है कि यहाँ पर क्या है, नीचे आ रहा है, वहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का ग्राफ होता है हमारा कॉट एक्स का ग्राफ। सही बच्चों को टेन, कॉट, साइन, कॉस, सेक और कोसेक सबके ग्राफ याद होने चाहिए। आज की क्लास के बाद में यदि मैं कभी आपसे पूछूं कि भाई ये किसका ग्राफ है, तो तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर ये इस चीज का ग्राफ है। ठीक है, चलो भाई अब चलते हम आगे, अगले ग्राफ पर चलते हैं। 4 त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ चुके हैं, 5 त्रिकोणमितीय फलन पर चलते हैं। 5 है सेक एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स के भी कुछ मान देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रांत बताओ। प्रांत मैं आपको बता चुका हूं, प्रांत क्या है इसका, प्रांत है आर माइनस में 2n प्लस में 1 पाई बाई 2, ये इसका क्या है, प्रांत है। ठीक है, परिसर क्या है इसका, परिसर होता है इसका माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, ये इसका परिसर होता है। अच्छा, उसके अलावा यदि मैं सेक 0 डिग्री की बात करूं, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। सेक 90 डिग्री की बात करूं, तो सेक 90 डिग्री पर ये परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यदि मैं सेक 180 डिग्री की बात करूं, तो उस पर मान होता है -1 के बराबर। सेक 270 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अनंत होता है। ठीक है, उसके बाद में सेक 360 डिग्री पर इसका मान फिर से 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0 के बाद में कहाँ पर आया मान 1, 360 डिग्री पर ही आया है। ठीक है, इसका मतलब सेक जो है वो प्रत्येक 360 डिग्री में अपने मान को दोहरा रहा है। इसका मतलब सेक थीटा का सेक एक्स का आवर्त हो जाएगा मेरे पास में 360 डिग्री अर्थात 2 पाई। ठीक है, तो सेक एक्स का आवर्त होता है 2 पाई। साइन एक्स का आवर्त मैंने क्या बताया, 2 पाई। कॉस एक्स का आवर्त भी 2 पाई। टेन और कॉट का आवर्त पाई। सेक का आवर्त फिर से 2 पाई आ गया। ठीक है, अच्छा अब इन सभी जानकारियों के हिसाब से हम सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो सेक एक्स के ग्राफ को जिस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख जाए। तो देखो ये है ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ ये है। ठीक है, ये आपके पास में सेक एक्स का ग्राफ। यहाँ पर देखो 0 पर क्या है मान, 0 है। पाई बाई 2 पर परिभाषित नहीं है, -π/2 पर परिभाषित नहीं है। उसके बाद देखो पाई पर मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 3π/2 पर परिभाषित नहीं है, 2 पाई पर फिर से मान 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3π/2 से 2 पाई, ये किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस सेक एक्स होता है धनात्मक, तो देखो धनात्मक मान आ गए। तृतीय चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश π/2 से पाई और पाई से 3π/2 के बीच में होते हैं। यहाँ पर सेक एक्स ऋणात्मक होता है, तो देखो ऋणात्मक मान आ गए। यहाँ पर धनात्मक होता है तो धनात्मक में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। एक तरीके से क्या होता है, यू की आकृति का होता है इसका ग्राफ। ठीक है, यू कह लो या वी कह लो। ठीक है, यू या वी की आकृति का होता है। पैराबोला, परवलय आपने देखा होगा ना, नहीं देखा होगा अभी आपने पढ़े हो नहीं होंगे परवलय। आप आगे चल के जब एक शंकु परिच्छेद नाम का एक चैप्टर आएगा आपका, शायद आई थिंक 11वें या 12वें नंबर का चैप्टर है, तो उसमें आप परवलय के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये क्या है, एक तरीके का परवलय है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ होता है सेक एक्स का। ठीक है बच्चों, इस तरीके का ग्राफ होता है सेक एक्स का। यहाँ पे देखो न्यूनतम मान क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो न्यूनतम मान क्या आ रहा है, माइनस का अनंत आ रहा है। महत्तम मान प्लस का अनंत आ रहा है। यहाँ पे 1 से अनंत तक आ रहा है, यहाँ पर -1 से अनंत आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसका प्रयास क्या है बोला, -1 से 1, सॉरी माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। 1 और -1 के बीच में कोई भी मान नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो मान भी नहीं लिए परास में। ठीक है बच्चों,
प्रांत की बात करें तो देखो प्रांत में π/2 3π/2 इन पर परिभाषित नहीं है, तो वो मैंने हटा दिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में sec x का ग्राफ। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं cosec x के ग्राफ पर। cosec x का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से cosec x का भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो cosec x का प्रांत क्या बताया मैंने, प्रांत बताया मैंने r माइनस में n पाई, ये मैंने बताया आपको cosec x का प्रांत। परिसर क्या बताया मैंने, परिसर मैंने आपको बताया वही sec x वाला। sec x का परिसर क्या बताया था, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक है। तो वैसा ही होता है cosec x का भी प्रांत और परिसर, ठीक है। अच्छा, अब देखो cosec 0 का मान क्या होता है, cosec 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इस पर ये परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है। cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। cosec 180 डिग्री फिर से वही अपरिभाषित यानी कि अनंत होता है। उसके बाद cosec 270 डिग्री, इसका मान होता है -1 के बराबर। उसके बाद cosec 360 डिग्री, इसका मान होता है अपरिभाषित अनंत। उसके बाद में cosec 450 डिग्री, इसका मान होता है +1 के बराबर। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि प्रत्येक 360 डिग्री के बाद में मान क्या हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। इसका मतलब इसका आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त बराबर हो जाएगा 360 डिग्री या 2π, ठीक है बच्चों। तो साइन, कॉस, सेक और कोसेक चारों के आवर्त होते हैं 2π, tan और cot के आवर्त होते हैं पाई, ठीक है बच्चों। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इन सभी जानकारियों के हिसाब से हम cosec x का भी ग्राफ बनाते हैं। तो cosec x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली से दिख जाए। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका cosec x का ग्राफ, ठीक है बच्चों। नाउ अब यहाँ पे देखो 0 पर कोई मान नहीं है तो 0 पर परिभाषित है ही नहीं, पाई पर भी कोई मान नहीं है, ठीक है। तो 0 और पाई पर कोई मान नहीं है, इसका मतलब 0 पाई पर ये परिभाषित नहीं है। उसके बाद में देखो 2π पर भी कोई मान नहीं है, यहाँ पे माइनस के पाई पर भी कोई मान नहीं है, इसका मतलब पाई के गुणांकों पर ये परिभाषित नहीं है, ठीक है बच्चों। जहाँ पर n जो है वो आपका पूर्णांकों से लिया जा रहा है, n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो π/2 पर मान कितना है, 1 है। 3π/2 पर मान कितना है, -1 है। माइनस के π/2 पर मान -1। उसके अलावा देखो और भी मान है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो मान देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ पे 1 से अनंत तक आ रहा है, यहाँ पे -अनंत से -1 तक आ रहा है। तो मान -1 से -1 यूनियन 1 से अनंत तक आ रहे हैं। तो ग्राफ की सहायता से भी हम इसका परिसर बता सकते हैं, ठीक है। प्रांत भी हम लोग बता सकते हैं। प्रांत में देखो कौन कौन से अवयव नहीं आ रहे, केवल पाई के गुणांक नहीं आ रहे, इसका मतलब r माइनस में n पाई, ये हो जाएगा प्रांत, ये हो जाएगा परिसर, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ की सहायता से भी आप त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारे पास में थीटा के सभी मानों के लिए nπ/2 ± थीटा, जहाँ n बिलोंग्स टू n है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की निष्पत्ति है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम π/2 - थीटा वाले सूत्र। सबसे पहले हम इन वाले सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इन वाले सूत्रों की चर्चा तो आपने 10th क्लास में भी की, 10वीं कक्षा में भी आपने इन सूत्रों को पढ़ा है। क्या सूत्र होते थे आपको जल्दी से बताइए, ठीक है। साइन ऑफ π/2 - थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से कॉस ऑफ π/2 - थीटा बराबर होता था साइन थीटा के, ठीक है। उसके अलावा tan ऑफ π/2 - थीटा बराबर होता था कॉट थीटा के, एंड कॉट ऑफ π/2 - थीटा बराबर होता था tan थीटा के। उसके अलावा सेक π/2 - थीटा बराबर होता था कोसेक थीटा के, एंड कोसेक π/2 - थीटा बराबर होता था सेक थीटा के। यह अपने π/2 - थीटा वाले सूत्र पढ़े थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके आगे। भाई वहाँ पे तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश को कंसीडर करते थे, तो हमने वहाँ पर π/2 - थीटा वाले सूत्र पढ़े थे। परंतु यहाँ पर तो हम चारों चतुर्थांशों को उपयोग कर रहे हैं, चारों चतुर्थांशों का उपयोग कर रहे हैं। 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, यहाँ पर हम सभी चतुर्थांशों का उपयोग कर रहे हैं, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी, ठीक है। तो मुझे सब में मान देखने होंगे, ठीक है। तो अब दूसरा सूत्र मैं लेता हूँ π/2 + थीटा वाले सूत्र, ठीक है। π/2 + थीटा वाले सूत्र, ठीक है बच्चों। देखो इसके क्या सूत्र होते हैं, इसके सूत्र होते हैं साइन ऑफ π/2 + थीटा बराबर होता है आपके
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये बराबर होता है आपका प्लस का कॉस थीटा के, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब साइन किस में चला गया, द्वितीय चतुर्थांश में। जो थीटा जो है ये किस में चला गया, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, धनात्मक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह लगाया। अब पाई बाई 2 जब जब लिखूंगा मैं, तो ये साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, टेन को कॉट में चेंज करना पड़ेगा, कॉट सेक को कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। बट अभी आप थोड़ा आगे जब चलोगे तो आपको एक चीज बहुत बड़ी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अभी केवल आप लिख लो, ठीक है। अब देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा ये चला गया द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये होता है आपका माइनस का साइन थीटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा, एंड कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा। सेम इसी तरीके से सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कोसेक थीटा, एंड कोसेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा की, ठीक है बच्चों। देखो एक बार मैं और लिख देता हूँ, ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं द्वितीय चतुर्थांश वाली चीज़ों को या तो मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, या तो मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। भाई पाई में से मैं थीटा को हटा दूंगा, उस तरीके से भी तो मैं लिख सकता हूँ, वो भी तो मेरे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो मैं पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो तीसरा हम सूत्र पढ़ने वाले हैं पाई माइनस थीटा वाले सूत्र, ठीक है बच्चों। पाई माइनस थीटा वाले सूत्र भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का सूत्र देखेंगे। सबसे पहले मैं सभी को लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं एक एक करके आपको सारा को समझाऊंगा। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, उसके अलावा कॉट पाई माइनस थीटा, उसके अलावा कोसेक पाई माइनस थीटा, उसके अलावा एक और रह गया सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब आपको देखो एक चीज आपको यहां से आगे याद रखनी है कि यदि आपका पाई बाई 2 प्लस या माइनस है, तब तो साइन कॉस में, तब तो साइन जो है वो कॉस में, कॉस साइन में, कॉस जो होगा वो साइन में होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में होगा, और कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में होगा, ठीक है। यदि आपके पास में पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस है, तो पाई बाई 2 के गुणांक हैं तो, ठीक है, विषम गुणांक है तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से तो, ठीक है। परंतु यदि पाई बाई 2 के सम गुणांक हैं, इसका मतलब पाई 2 पाई इस तरीके से हैं, तो उस केस में साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, यानी कि उस केस में ये परिवर्तित नहीं होंगे। कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, और सेक सेक में रहेगा, ठीक है बच्चों। ये दो चीजें आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेनी है कि यदि पाई बाई 2 का विषम गुणांक है, तब तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में परिवर्तित होगा। परंतु यदि आपका पाई बाई 2 का सम गुणांक है, अर्थात पाई 2 पाई इस तरीके से, तो उसमें ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कोसेक कोसेक में, सेक सेक में रहेगा, ठीक है। अब चिन्ह कौन बताने वाला है, चिन्ह वो बताएगा जिसको आप परिवर्तित कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप साइन को परिवर्तित कर रहे थे, तो देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में साइन कैसा होता है, धनात्मक, तो मैंने यहाँ पे धनात्मक लिखा। कॉस द्वितीय में क्या होता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक लिखा। टेन द्वितीय में ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। कॉट द्वितीय में ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। सेक द्वितीय में ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। कोसेक द्वितीय में धनात्मक होता है, तो यहाँ पे धनात्मक आ गया, ठीक है बच्चों। ना अब देखो इसके मान देखो, पाई बाई पाई लिखा हुआ है, पाई में सेम वही रहने वाला है। तो एक चीज तो यहाँ पे फिक्स है कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा होने वाले हैं, ठीक है। एक चीज तो यहां पर ये फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा अब देखने में चिन्ह,
ठीक है, चिन्ह देखने। देखो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होगा, धनात्मक, तो ये हो गया धनात्मक। द्वितीय में कॉस ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक। द्वितीय में टेन ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक। द्वितीय में कॉट ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक। द्वितीय में कोसेक धनात्मक, तो ये धनात्मक। द्वितीय में सेक ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाई बाई 2 के गुणांकों पर इनके मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के। ठीक है बच्चों, और इसके और भी हम सूत्र देखेंगे, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको ये उदाहरण भी कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में ये उदाहरण रह गया था, उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, जो उदाहरण आज की क्लास में कराने वाला था उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को बड़े तरीके से एंजॉय किया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा हो उनको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।